IMC कहते हैं, इंडियन मेजर कार्प और एक्जोटिक कार्प। इंडियन मेजर कार्प में हमारे पास रोहू है, वो इंडिजीनियस वैरायटी है, यानी कि हमारे अपने यहीं की वैरायटी है, जिसमें रोहू, कतला और नैनी, ये 3 मछलियाँ हैं जो हमारे इंडियन ओरिजिन है। और जिसमें एक्जोटिक है वो इसमें ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है और सिल्वर कार्प है। ये सब मैं आपको यहाँ पे दिखा देंगे नेटिंग करा करके। और एक इंडिजीनियस है जो अपने यहीं की है वो है महाशीर। तो 7 वैरायटी। एक वैरायटी और अभी इंट्रोड्यूस हुई है वो है अमूर कार्प। तो अमूर कार्प अभी हमने सेलेक्ट करी थी यहाँ पे, वो थोड़ा सा मैं अभी अगर उधर आएगी तो मैं दिखा दूँगी। तो यहाँ पे 7-8 वैरायटीज़ हैं मोस्टली, और सिर्फ कॉमन कार्प ही, जैसे कोई भी अपना जैसे फार्मर ऐसे कॉमन कार्प उसने अपने डाल रखी है, तो वो कॉमन कार्प के बच्चे अपने ही तालाब में ले सकता है, लेकिन बशर्ते उसके पास तालाब होनी चाहिए 2। तो कॉमन कार्प के लिए उसमें क्या है कि स्टिक हो जाते हैं, स्टेगनेंट वाटर चाहिए, और ऐसे लीव्स डाल देना, या कोई ऐसा वो हो सब्सटेंस जो जिसपे वो स्टिक हो जाए एग उसके। और बाकी के लिए जैसे IMC है, सिल्वर है, रो, उसके लिए एग तो बन जाते हैं, ब्रीडिंग हो जाती है, लेकिन एग ना डैमेज हो जाते हैं। हमारे पास उसके लिए हैचरी सिस्टम नहीं है। हैचरी सिस्टम में है कि उसके एग जो होते हैं वो नीचे सिंक कर जाते हैं, नीचे सिंक नहीं होनी चाहिए उसके एग। उसके एग ना मूवमेंट पानी का हमेशा सर्कुलर मूवमेंट पे रहता है, तो उसके एग ना हमेशा घूमते रहने चाहिए। तो अब ये हैचरी सिस्टम अगर यहाँ हो जाएगा तो हमारे यहीं पे ग्रास और रोहू वगैरह बाकी सब वैरायटी जो है वो यहाँ पे हो जाती हैं। पिछली बार हमने सिल्वर कार्प का यहीं कराया था ब्रीडिंग, इस बार ग्रास का कराएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा एग को मूवमेंट रखना है बस। चले। अच्छा, इनमें से ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन सी है सर? जो प्रोडक्टिव जो है यहाँ के हिसाब से जो बेस्ट है वो तो ग्रास कार्प है और कॉमन कार्प है, क्योंकि ये हमारे यहाँ का टेम्परेचर ना एकदम से डाउन हो जाता है, और जो बाकी रोहू कतला है ये टेम्परेचर को उतना टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो बाकी तो हो जाते हैं, पर रोहू कतला, ये कॉमन कार्प और ग्रास कार्प और सिल्वर, ये थोड़ा टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेती है यहाँ के। क्योंकि अभी तो ठीक है टेम्परेचर, नवंबर दिसंबर में जाने के बाद टेम्परेचर बहुत नीचे डाउन हो जाता है, तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्या वो सर्वाइव कर पाती है, अगर आपके यहाँ 4 to 5 इंच की मछली उससे ऊपर है तब तो एक बार को सर्वाइव करने के चांस रहते हैं, वरना उससे बिलो है तो सर्वाइव करने के चांस बहुत कम रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे बहुतों ने अभी नहीं देखा होगा ना, यहाँ पे पंगेसियस जो है कैटफिश है, वो मोस्टली अब यहाँ पे लोग कर रहे हैं, तो लेकिन उसमें ना हमारा इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, उसमें फीड का ज़्यादा है, और हमारे जाड़ों में नहीं हो पाती वो, और मछली की डिमांड रहती है ज़्यादातर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो उस टाइम वो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मछली जैसे ग्रास कार्प में इकोनॉमिक बहुत कम है। अब हमने केले के पत्ते, अगर हम उसको, इन केले को पत्तों को अगर हम ग्रास कार्प के उसमें डाल दें तो ये पूरा पत्ते ख़त्म कर देगी, तो उसमें खर्चा कम होता है फीडिंग का। तो ज़्यादातर फार्मर्स कहते हैं कि हमें ग्रास कार्प ही दो, क्योंकि इसमें फीड का खर्चा कम है और उसकी ग्रोथ सही है मछली की। ग्रास कार्प। अच्छा, ये कौन सी बताई थी सर आपने? ये तो कॉमन है। कॉमन कॉमन भी एक्जोटिक है, ये चाइनीज़, मतलब चाइनीज़ कार्प भी कहते हैं इसको, अमेरिकन रोहू भी बोलते हैं। तो इसमें 2-3 वैरायटी होती है, मिरर होती है, एक ये कॉमन है, तो इसकी 2-3 वैरायटी है। इसमें कलर भी आती है, कलर इसमें गोल्डन भी कलर भी आता है इसका। सर एक सवाल मेरा भी था हम्म। कि जैसे सामान्य स्टूडेंट हैं, अभी आए हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देख के कि ये एक मछली है, ये इस कैटेगरी की, कैसे देख के? वो मैं वहाँ दिखा दूंगा। ओके सर। जब सब आएंगी ना जी जी। तो आप डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, कौन सी ग्रास है कौन सी रोहू है, एकदम से तो नहीं, पर कुछ हाँ, हद तक हो जाएगी, आइडिया। कुछ हद तक हो जाएगा। अब जैसे हमने इसमें ये भी डाल रखा है, इसमें कुछ मछलियाँ इसमें हैं, तो ये हमारा जैसे नारियल के छिलका नहीं होता है, वो भी डाल रखा है। इसमें भी अंडे उसके चिपकाने के लिए, मतलब अंडे चिपके रहेंगे इसमें, स्टिक हो जाएंगे, तो वो 2-3 दिन में अपना जो अंडे होंगे वो हैच हो जाएंगे। कौन से आगे सर? इसमें कॉमन है, इस कॉमन के ही अंडे चिपकने का, बाकी के लिए तो पानी का मूवमेंट चाहिए सर्कुलर। और सर एग को दूसरे पॉन्ड में ट्रांसफर कैसे करेंगे? किसको? सर ये जो एग को ट्रांसफ़र करने के लिए हम ऐसे, जैसे आप दूसरे पॉन्ड में ले जाना चाहें तो हम इसको ले जा सकते हैं, पर बशर्ते सनलाइट उस पर डायरेक्ट ना पड़े, या फिर ऐसे कवर करके ले जाएं जिस सनलाइट से बची रहे, और उसमें मतलब थोड़ा सा पानी सा रहे, सूखना नहीं चाहिए। कितनी देर तक रख सकते हैं मतलब इसको पानी से बाहर? पानी से बाहर तो मुश्किल से 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा में, वो भी किसी गीले वेटेड रहना चाहिए उसका सरफेस ना, ड्राई सरफेस में तो सब खत्म हो जाएंगे एग, इसलिए हम जितना भी हो सबको डाउन रखते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आना चाहिए। वैसे ये बेसिकली जो हैचरी है वो महाशीर के लिए थी, जितना ये सिस्टम है ये महाशीर के लिए था।
अभी वो जैसे हैचरी शेड है, इसमें हैचरी वो कुछ इनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लगेंगे, तब यहाँ पे फिर माशीर का घर अच्छा गवर्नमेंट का पूरा ही पूरा गवर्नमेंट का। सर यहाँ पे तो किस मछली का अंडे प्रोड्यूस किया जाता है? यहाँ पे अभी हमने करे थे सिल्वर करे हैं, ग्रास करे हैं, कॉमन करे थे, तो बाकी तो ब्रीड यहाँ पे हो जा रही है ज़्यादातर। पर वो सिस्टम जो है ना, अभी थोड़ा सा हमने ब्रीड रखा है, वो सिस्टम बन जाएगा तो सब कुछ नहीं चालू हो जाएगा। अब अच्छा, ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ना, एक क्या छोटे हैं, फिर ये बड़े हैं, फिर उससे बड़े हैं, फिर उससे बड़े हैं। ये जैसे हम एग को हमने इसमें रखे, ठीक है, ये हैच हो जाएंगे, मतलब इनसे बच्चे बन जाएंगे छोटे अलग। तो छोटे बच्चे इसमें ही रहेंगे। जब वो थोड़े से, फिर हम इसको जैसे इसमें तो बहुत सारे हो जाते हैं बच्चे, फिर हम थोड़े थोड़े सब में डालते चले आते हैं, थोड़े थोड़े हजार बच्चे ना, सब में 1000-2000 बच्चे सब में इसको। फिर ये फ्राई स्टेज में आ जाते हैं। फ्राई स्टेज होती है वो 1.5 से 2 इंच वाली स्टेज जो कहते हैं। तो फ्राई स्टेज को हम फिर इसमें डालते हैं। ये रेयरिंग है, ये नर्सरी टैंक है, जितने ये दिखाई दे रहे हैं आपको ना, ये नर्सरी टैंक है। ये छोटे रखे जाते हैं, सिर्फ इसको बच्चे के लिए रखे जाते हैं, छोटे बच्चे के लिए। स्पॉन कहते हैं, SPAW। स्पॉन के बाद स्टेज आती है फ्राई की, वो 1.5 से 2 इंच के जो होते हैं वो फ्राई स्टेज आते हैं। फ्राई स्टेज को हम फिर इसमें शिफ्ट कर देते हैं रेयरिंग में। ये जो रेयरिंग है लंबे लंबे, ये रेयरिंग। फिर रेयरिंग के बाद स्टेज आती है फिंगरलिंग की। फिर फिंगरलिंग ही ज़्यादातर हम फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिंगरलिंग होता है अपना 3 इंच से स्टार्ट हो जाता है। तो वो फिर हम कुछ फिंगरलिंग को हम अपने तालाब में स्टॉक करते हैं कॉमर्शियल के लिए। तो वो तालाब में जो बड़े वाले, उन्हें स्टॉकिंग पॉन्ड कहते हैं। उधर वाले जो पॉन्ड है उनका साइज़ हमेशा बड़ा रहता है, स्टॉकिंग, वो वहाँ स्टॉक करते हैं। फ्राई के लिए कितना इंच का होता है? 2 से 2 इंच का, 1.5 से 2 इंच का फ्राई का बच्चा। फ्राई का इतना बड़ा होता है लगभग ना, 2 इंच का होगा तो हमें पता चल जाएगा। हाँ ये फ्राई है, फ्राई स्टेज। अच्छा टैंक कितने बाई कितने का है? ये तो 5x3 है। 5x3। हाँ, ये 20x5 है। बल्कि ये ठीक रहते हैं फिर, ये लंबे वाले एग है सर, जो एग है वो जब तक मतलब फ्राई में नहीं आएगा तब तक ये कौन बनेगा? नहीं, उससे स्पॉन कहते हैं। उससे एग के बाद तो स्टेज आती है स्पॉन की, एग के बाद स्पॉन, स्पॉन के बाद फ्राई, फ्राई के बाद फिंगरलिंग, 3 स्टेज में होता नो कर लीजिए सर। है। एग के बाद स्पॉन 2-3 डेज में स्पॉन बन जाता है। एग के बाद स्पॉन, स्पॉन के बाद फ्राई, फ्राई के बाद फिंगरलिंग, फिंगरलिंग थोड़ा फिर मार्केटेबल प्राइस चालू हो जाता है। आ जाओ आगे वाला देखिए। ईयरलिंग कहते हैं उसको लास्ट में ना, बड़ी हुई हो, ये सब ईयरलिंग ही है हमारे पास। चलाओ यार, मत बढ़ाओ नहीं।